students, today we will discuss about the chapter Surface Chemistry of class 12th. What is surface chemistry and what is the need to discuss the surface reactions in a separate branch of chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deals about the reactions taking place at the surface पे जो reactions हो रही हैं उन reactions को discuss करने के लिए chemistry की एक branch है that is known as surface chemistry. इसमें हम सारी की सारी reactions उन reactions को discuss करते हैं जो surface पे होती हैं. ठीक है, surface पे अब अलग तरह की reactions क्यों होती हैं that we will discuss here. अगर आप solid surface ले लो चाहे आप liquid की surface ले लो, the molecules which are present on the surface of the solid or the liquid experience different type of forces instead of the molecules which are present inside the liquid or solid. मतलब जो molecules surface पे present हैं उनके पास unbalanced forces होती हैं instead of the forces present inside the surface और inside the solid. यहाँ सेम यहाँ पे भी लिक्विड में भी ऐसा ही होगा. अब यहाँ पे देखो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर सिर्फ नीचे से ही फोर्सेस लग रही हैं बिकॉज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बिलो द सरफेस. सरफेस के नीचे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं. बट अपर साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर से तो सरफेस खाली ही है, तो इट मीन्स ऊपर वाली साइड से कोई स्पेसिफिक फोर्सेस नहीं लग रही. बट जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट हैं, जो मॉलिक्यूल इनसाइड द सरफेस प्रेजेंट है, उनके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लगती हैं, इक्वल फोर्सेस लगती हैं फ्रॉम ऑल द साइड्स. ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम यही बात करें तो मान लो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इसके ऊपर हर तरफ से इक्वल फोर्स ही लगेगी. बट जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनको कौन से मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करेंगे? जो सरफेस के नीचे हैं, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है तो ऊपर वाली साइड कोई भी फोर्स नहीं लगेगी. ओके, सो द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स present in the bulk of the solid or a liquid is balanced force. But the molecules which are present on the surface experience unbalanced forces. Due to these unbalanced forces, there are different type of reactions taking place at the surface of solid and liquids. That type of reactions that we will discuss in the surface chemistry. So यहाँ पे surface chemistry में हमारे पास concept है adsorption, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. एडजॉर्प्शन आपने जूनियर सेक्शन जूनियर क्लासेस में एक ये वर्ड पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन. यहाँ पे बी होता है और एडजॉर्प्शन पे डी वर्ड यूज़ किया जाता है. एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये जो है वो ये एडजॉर्प्शन जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही होती है. That is why it is known as a surface phenomena, and due to surface phenomena we will discuss adsorption under the surface chemistry, under the branch of science, under the branch of chemistry that is surface chemistry. But absorption जो है वो हमारे पास bulk phenomena है, इसलिए हम इसको surface chemistry में discuss नहीं करते. आगे मैं आपको बताऊंगी surface phenomena क्या है या फिर bulk phenomena ये कैसे एक दूसरे से different है. सो एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है, और सरफेस फिनोमिना क्या है ये हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी. एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमिना. इट मीन्स इन दिस केस द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज मोर on the surface of the solid or liquids
एज कंपेयर टू बल्क। ठीक है, बल्क के कंपैरिजन में सरफेस के ऊपर जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की वो ज़्यादा होती है एड्सॉर्प्शन के केस में। आई टेल यू, सी आप सॉलिड के एग्जांपल ले लो पहले। मान लो चारकोल है, ठीक है, चारकोल में से हमने शुगर सॉल्यूशन को पास किया, रॉ शुगर सॉल्यूशन, ठीक, विच इज ऑफ ब्राउन कलर, जो ब्राउन कलर का होता है। जब शुगर सॉल्यूशन को चारकोल के ऊपर से पास किया गया तो उसके बाद देखा गया कि जो क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है चारकोल में से पास करने के बाद शुगर सॉल्यूशन का जो ब्राउन कलर था वो डिसअपियर हो जाता है और हमें क्लियर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। तो दैट क्लियर सॉल्यूशन, तो जो ब्राउन कलर था वो अब कहाँ पे गया, दैट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द चारकोल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मान लो ये कोई सॉलिड है, ये चारकोल है, यही मान लो, और हमने शुगर सॉल्यूशन इसके ऊपर डाला जिसका कलर ब्राउन था। तो ब्राउन कलर के जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गए ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल। ठीक है, तो दिस इज एड्सॉर्प्शन। अगर हम बात करें इसी के कंपैरिजन में एब्जॉर्प्शन की, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ स्पॉन्ज। आप स्पॉन्ज को पानी में डालो, जब हम स्पॉन्ज को पानी में डालते हैं तो लेट्स सी ये स्पॉन्ज है, तो उसके सरफेस पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। ठीक है, बट इस केस में सिर्फ सरफेस पे ही पार्टिकल्स रहे बट उसके अंदर नहीं गए, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन में क्या है कि सरफेस पे भी पार्टिकल्स रहेंगे और अंदर भी चले जाएंगे, वो हमारे पास कंसेप्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना होता है, जबकि एड्सॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। एड्सॉर्प्शन जो है वो दो टर्म्स को कोरिलेट करते हैं, हम दो टर्म्स को लेके चलते हैं एड्सॉर्प्शन में, जैसे सोल्यूशन में लेके चलते हैं सॉल्वेट और सॉल्वेंट, वैसे ही एड्सॉर्प्शन में दो टर्म्स हैं हमारे पास, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट जो सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, एड्सॉर्बेंट एट विच surface at which adsorption is taking place। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लोगे चारकोल की, चारकोल वो सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, और एड्सॉर्बेट क्या है, the substance or the thing, the substance which gets adsorbed। लाइक यहाँ पे जो ब्राउन कलर के पार्टिकल्स थे शुगर के, वो एड्सॉर्ब हो गए, वो हमारे पास क्या हो गया, एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो एड्सॉर्बेट जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है और एड्सॉर्बेंट जिस सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दे दी चारकोल वाली और एब्जॉर्प्शन की दे दी स्पॉन्ज वाली एग्जांपल। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन दैट वी विल डू इन द एप्लीकेशन section। what are the applications of adsorption? So next is adsorption is of two type, positive and negative। positive adsorption और negative adsorption। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन वो है जहाँ पे सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस एड्सॉर्बेट इज मैक्सिमम एड्सॉर्बेट ऊपर ही प्रेजेंट हो सरफेस पे। नेगेटिव एड्सॉर्प्शन मतलब एट द सरफेस एड्सॉर्बेट इज लेस एज कंपेयर्ड टू बल्क। बल्क में ज़्यादा है बट सरफेस पे कम है, उसको हम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन
बोलते हैं। ठीक, एक और टर्म है दैट इज डीसॉर्प्शन। These are only the terms that we need to remember. Desorption is the reverse of adsorption. Reverse of adsorption is known as desorption. It take place by its own, वो अपने आप ही हो जाती है। desorption होना मतलब reverse of adsorption, जो चीज़ adsorb हुई है उसका surface से remove होते जाना, that is known as desorption. ये अपने आप होती है। अगर इसको तेज़ी से करना है to fasten the desorption, टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। या फिर टू इनिशिएट डिसऑप्शन स्टार्ट करना है या यहाँ फास्ट करना है तो हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे डिसऑप्शन का जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा। ओके, सो वी हैव डन विद द एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड डिसऑप्शन। अब आप अगर डिफरेंस देखो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में, अगर हम इन दोनों में डिफरेंसेस देखें, एड्सॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिना होता है, सॉरी वो सरफेस फिनोमिना है, बट जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमिना है। लाइक आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्ज, उसको ध्यान में रख के, स्पॉन्ज और चारकोल के एग्जांपल को ध्यान में रख के आप इनके डिफरेंसेस लिख सकते हो। इस केस में जो एड्सॉर्बेट है वो मैक्सिमम होगा, इज मैक्सिमम एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा। इस केस में जो रेट है यूनिफॉर्म होगा, मतलब यूनिफॉर्म रेट से ये एब्जॉर्प्शन चलती है, जितनी अमाउंट बल्क में है उतनी ही सरफेस पे होगी। ये नहीं है कि स्पॉन्ज को अगर हमने स्पॉन्ज की सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और अंदर नहीं होंगे, या अंदर ज़्यादा है ऊपर नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये यूनिफॉर्म रेट से चलता है। और इसमें एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट जो है वो मैक्सिमम होता है सरफेस पे, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होती है, ऐसे लिख लो आप, यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मटीरियल। नेक्स्ट, इट इज फास्ट इनिशियली ये तेजी से होता है एड्सॉर्प्शन, एंड देन बिकम स्लो और स्टेडी, रुक जाता है या फिर स्लो हो जाता है एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चलता है। ऐसा क्यों है? एड्सॉर्प्शन जो है वो फास्ट, शुरू में फास्ट होगा, बिकॉज वी आर दैट देयर इज अ सरफेस ऑन विच एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जब एक बार एड्सॉर्प्शन हो गई, एक बार सरफेस फिल हो गई, अब उसके पास कोई और स्पेस नहीं है, कोई और जगह नहीं है, तो एड्सॉर्प्शन कहाँ पे होगी? इट मीन्स वो रुक जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर मेरे पास 10 स्पेसेस हैं तो 10 पे आके मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए एड्सॉर्बेट के, तो उसके बाद देयर इज नो स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट, देन देयर विल बी नो एड्सॉर्प्शन, फर्दर एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो वहाँ पे रुक जाएगी। बट एब्जॉर्प्शन में क्या है, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो अंदर भी जा रहा है और सरफेस पे भी रह रहा है, दैट इज़ वाई इसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में फास्ट होगा और फिर स्लो हो जाएगा, नहीं, इसका रेट क्या रहता है? यूनिफॉर्म। बट एब्जॉर्प्शन में पहले फास्ट होगा एंड देन स्लोज डाउन। फिर इसके आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो डिफरेंस में। नेक्स्ट इज next topic is types of adsorption। कितने टाइप की एड्सॉर्प्शन होती है? फर्स्ट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड देन केमिकल एड्सॉर्प्शन। इट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं और इसको केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है। पंजाब बोर्ड में एज इट इज डिफरेंस आ जाता है, बट इन सीबीएसई बोर्ड में इसमें से ही कुछ पॉइंट्स उठा के उनकी एक्सप्लेनेशन मान ली जाती है कि ये डिफरेंस है तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्लियर? सो वी विल डिस्कस नाउ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन।
So now difference between the physical adsorption and chemical adsorption. It is नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. कोई भी एड्जॉर्बेंट जो है, कोई भी एड्जॉर्बेंट जो है दैट इज़ यूज फॉर एनी ऑफ द एड्जॉर्बेंट, किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर कोई भी एड्जॉर्बेंट आके जो है वो एड्जॉर्ब हो सकता है. बट इस केस में ऐसा नहीं है. इट इज़ स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सरफेस ही चाहिए होगी किसी और एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्ब करवाने के लिए. सो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर. बिकॉज इट इज़ नॉन स्पेसिफिक सो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. जनरली वंडरवॉल फोर्सेज ही इनमें बनती हैं, कोई केमिकल फोर्सेस नहीं बनती, कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनती. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनती हैं. इट हैज़ अ लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन. ये कंसेप्ट अभी मैं इसी के बात करवाती हूँ. लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब इसमें से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज नहीं होती. बट इस केस में हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, इसमें हीट ज़्यादा रिलीज होती है. आई टोल्ड यू एड्जॉर्प्शन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सो एक्सोथर्मिक है तो उसमें हीट रिलीज होगी. तो इस केस में हीट कम रिलीज होती है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में हीट ज़्यादा रिलीज होती है. नेक्स्ट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर बट इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर. नेक्स्ट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन आकर्स एट लो टेम्परेचर. जितना कम टेम्परेचर होगा उसमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी. लाइक इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड्स एंड गैसेस की ही हम इसमें बात करते हैं. गैसेस आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड्स. ठीक है, तो अगर टेम्परेचर कम है तो जो गैसेस हैं वो सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगी. बट इस केस में क्या है, ये हाई टेम्परेचर पे अकर करती हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन. वाई इज़ इट सो? इसका रीज़न भी अभी हम बता देते हैं. x/m और t के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. x/m क्या है? x मतलब कितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब हो गया, और डिवाइडेड बाय m का मतलब क्या है कि कितना टोटल हमारे पास एड्जॉर्बेंट प्रेजेंट था. ठीक है, सो दिस इज x/m और t के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ये ग्राफ डाउन होता जा रहा है, मतलब रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस. क्लियर? बट इस केस में क्या है, पहले रेट ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा एंड देन केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. Why is it so? Because in case of physical adsorption there is no need of activation energy. कोई activation energy की ज़रूरत नहीं होती है. तो जैसे ही कोई गैस, जैसे ही कोई एड्जॉर्बेंट के पास आता है तो वो उसके ऊपर एड्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है. There is no need of specific activation energy. But in case of chemical adsorption, because यहाँ पे chemical reaction होनी है, यहाँ पे एड्जॉर्बेंट की बॉन्ड्स को भी ब्रेक करना है और एड्जॉर्बेंट को भी एक्टिवेट करना है ताकि वो किसी एड्जॉर्बेंट को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करवा सके. तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. तो पहले जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो क्यों इंक्रीज होने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है? बिकॉज दैट टेम्परेचर इज यूज्ड फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द एड्जॉर्बेट. एड्जॉर्बेट को एक्टिवेट करने के लिए हमें जो टेम्परेचर देना पड़ता है दैट इज शोन हियर, वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिस कारण से केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है. तो एक बार जब एड्जॉर्प्शन हो गई, अब उसके बाद अगर अब टेम्परेचर हम और इंक्रीज करी जाएंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Because the product which has formed due to chemical reaction will start leaving the surface. वो अब surface को छोड़ना शुरू कर देगा अगर हम टेम्परेचर और बढ़ाई जाएंगे. ठीक. So next is physical adsorption depends upon the age of liquefaction of the gases. What is the age of liquefaction of gases? It depends upon the critical temperature. मतलब कितनी easily कोई गैस लिक्विफाई हो जाती है, that depends upon the critical temperature. किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर. मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही एज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होगा, उतनी इजी से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. ओके, सो हियर इज more the critical temperature, more will be the age of liquefaction and more will be the physical adsorption. हेयर केमिकल एड्जॉर्प्शन में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है क्रिटिकल टेम्परेचर का और एड्जॉर्प्शन का. बट अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखो कि क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट
गैसेस इनटू द लिक्विड्स, कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए? जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इट मीन्स उसमें बॉन्ड्स उतनी इजीली बन जाएंगे, गैसेस में बॉन्ड्स उतनी इजीली बन जाएंगे टू कन्वर्ट द गैसेस इनटू द लिक्विड्स। तो जितनी जल्दी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा उतना ही ज़्यादा फिजिकल एड्जॉर्प्शन का रेट होगा। बट केमिकल में ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं है। एंड देर इज़ नो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट वी हैड कवर्ड इन दिस concept occurs at low temperature and it occurs at a high temperature. तो this is important and this is also important. ये दो जो पॉइंट्स हैं these are very important. एग्जाम में क्रिटिकल टेम्परेचर का क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको दो गैसेस दी गई हैं A और B, या फिर कई बार नेम्स भी दे दिए जाते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक अमोनिया है, तो आप बताओ कौन सी जो गैस है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और इस केस में ये क्वेश्चन आएगा कि ये ग्राफ ऐसे क्यों है, या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। तब आप ये एक्सप्लेन करोगे कि टेम्परेचर बढ़ने से फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होता जाता है बिकॉज देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बट इन दिस केस हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है टू एक्टिवेट द एड्जॉर्बेट्स। तो यहाँ पे पहले टेम्परेचर जो है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्टिवेशन एनर्जी देता है एड्जॉर्बेट्स को, देन एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। एड्जॉर्प्शन होने के बाद अगर टेम्परेचर और इंक्रीज होता जाता है देन द प्रोडक्ट स्टार्ट लीविंग द सरफेस एंड एड्जॉर्प्शन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई एड्जॉर्प्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एड्जॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वाई इज इट सो? व्हाट इज एक्सोथर्मिक? इन विच हीट इज रिलीज, डेल्टा एच इज नेगेटिव। तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव कैसे है? इसमें जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एट द सरफेस दे हैव देयर एनर्जी, उनकी अपनी एनर्जी होगी। जब उनके पास आके एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्ब हो जाता है तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इट मीन्स डेल्टा एच इनिशियली क्या होगा? मोर। एच जो है वो इनिशियल केस में क्या है? मोर है। मतलब जो सरफेस एनर्जी है ऑफ एड्जॉर्बेंट इज मोर, वो ज़्यादा होगी। ओके, एच फाइनल जो है, मतलब हमने चेंज इन एनर्जी ही देखना है, तो एच फाइनल जो है वो क्या होगा? लेस। वाई इज इट सो? बिकॉज सरफेस एनर्जी ऑफ एड्जॉर्बेंट डिक्रीज is less or decrease because of adsorption। एड्जॉर्प्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के पास सरफेस एनर्जी थी, जो फ्री एनर्जी थी, वो क्या हो गई? अब कम हो गई, ठीक है, बिकॉज क्योंकि अब वहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो चुकी है सरफेस के ऊपर। सो सरफेस एनर्जी अब एड्जॉर्बेंट की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी एंड विल रिलीज, और वो बाहर किस फॉर्म में निकलेगी? इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगी। सो इन दिस केस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। तो फाइनल जो है वो एच की वैल्यू क्या है? लेस है, और इनिशियल की एच की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, तो एच जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। सो दैट इज वाई एड्जॉर्प्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब हमने अगर फेजिबिलिटी चेक करनी हो रिएक्शन की कि भी इज इट फेजिबल, एड्जॉर्प्शन इज फेजिबल और नॉट, तो उस केस में डेल्टा जी जो है वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। फेजिबिलिटी के लिए हमने थर्मोडायनामिक्स में +1 में किया है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर द फेजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। either the reaction is feasible or not, so that will be calculated, that will be judged with the help of delta G। तो डेल्टा जी एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी और फ्री एनर्जी चेंज? दैट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमारे पास आपने जो अगर थर्मोडायनामिक्स +1 में किया है तो एज यू नो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी है तो यहाँ पे भी जो डेल्टा एस है, टी डेल्टा एस है, वो नेगेटिव आएगा।
क्योंकि इंट्रॉपी जो है वो कम हो रही है। पहले जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्री थे, अब वो एड्जॉर्ब हो गए, तो अब मॉलिक्यूल जो एंट्रॉपी है, रैंडमनेस है, वो क्या होगी, कम होगी, जिस वजह से ये वाला फैक्टर भी क्या हो गया, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया एड्जॉर्प्शन के केस में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ही नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है। ठीक है, बट अब क्या केस है जिसमें डेल्टा जी नेगेटिव आए। डेल्टा जी तभी नेगेटिव आएगा इफ डेल्टा एच इज मोर देन टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच टी डेल्टा एस से ज़्यादा है देन ओनली डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड देन ओनली द एड्जॉर्प्शन विल बी फिजिबल, देन द रिएक्शन विल बी फिजिबल, तभी वो फिजिबल होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जो एड्जॉर्प्शन है वो बेसिकली दो फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड करती है, दो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है एड्जॉर्प्शन। अब हमने क्या पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का टॉपिक करना है। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? इट मीन्स इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the rate of adsorption, relationship between rate of adsorption versus versus pressure by keeping temperature constant। इस केस में हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। क्लियर? देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है। दिस, सो हेयर दिस इज PS, मतलब सैचुरेशन आ गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। So this is PS actually. If we're keeping the temperature constant, there is a relationship between XP over delta P, rate of adsorption और pressure पे क्या इफेक्ट है। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, एक जगह पे आके ये कांस्टेंट हो गया। इट मीन सैचुरेशन पॉइंट आ गया। मीन्स जितना हमारे पास सरफेस प्रेजेंट था एड्सॉर्बेंट का, वहाँ तक तो एड्सॉर्प्शन चलती गई। जैसे ही सारे का सारा सरफेस कवर हो गया, जैसे ही एड्सॉर्बेंट ने सारी की सारी अपने सरफेस को कवर कर लिया, अब आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करी जाओ, इफ देयर इज नो स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट देन देयर विल बी नो फर्दर एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या आ गई, अब सैचुरेशन आ गई, बिकॉज वहाँ पे अब कोई स्पेस ही खाली नहीं है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो सके। तो पहले प्रेशर इंक्रीज करने से एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है, फिर एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज नोन एज सैचुरेशन स्टेट। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक आइसोथर्म है, दैट इज फ्रेडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। Friedlich adsorption isotherm gives the relationship between the rate of adsorption and pressure at constant temperature at different stages, अलग अलग स्टेजेस पे। ठीक है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है अलग अलग स्टेजेस पे। प्रेशर कम है तब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तब एड्सॉर्प्शन क्या होगा, अगर और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। क्लियर? तो इस ग्राफ से आपको दिख रहा है एट लो प्रेशर, अगर हम प्रेशर लो रखते हैं, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, देन रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी आप बोलो, रेट की बजाय आप एक्सटेंट वर्ड यूज कर लो। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।
प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड इज एट हाई टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, एट हाई प्रेशर सॉरी, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं, देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता। एट इंटरमीडिएट रेंज, अगर इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर की बात करें, देन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P raised to power 1/n. N is a constant which depends upon the nature of the adsorbent and adsorbent and the value lies between 0 to 1. इनकी जो वैल्यू है 1/n की, वो किसके बीच में लाई करती है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अब आप इस इक्वेशन को टेक द log of this equation, log x by m is equals to 1/n। पहले आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा लो, फिर लेते हैं लॉग दोनों का। x by m इज इक्वल्स टू k p 1/n, ये आ गया। तो जब आप लॉग लोगे इस इक्वेशन का, देन log x by m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p। ये इक्वेशन बन गई। ठीक, so this is the Friedrich adsorption isotherm which gives the relationship between the extent of adsorption, रेट की wording आप रहने दो, extent word यूज़ करो, extent of adsorption and pressure by keeping temperature constant। तो यहाँ पे भी उसने इसी चीज़ को explain किया है, लो प्रेशर पे क्या है, हाई पे क्या है और इंटरमीडिएट रेंज पे क्या है। इंटरमीडिएट रेंज पे आपने इसका क्या ले लिया, लॉग ले लिया, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, और लॉग लेने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन mx plus c। now we will draw a graph between log x over m and log p। here log k will be intercept and 1/n will be slope। okay, so यहाँ पे अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। log p log x over m so we will obtain this type of graph। this is intercept, this is slope, 1/n is a slope। so this is Friedrich adsorption isotherm। इसके बाद आइसोबार एड्सॉर्प्शन, आइसोबार का एक टॉपिक है। आइसोबार्स क्या है, व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबार्स में हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। तो वहाँ पे वही टॉपिक दोबारा से रिपीट हो जाएगा जो हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस किया था, फिजिकल और केमिकल में, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन और द फिजियोसॉर्प्शन। तो वहाँ पे जो ग्राफ बन रहे थे वो कुछ ऐसे बन रहे थे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ऐसा था और केमिकल एड्सॉर्प्शन का ऐसा था। दिस इज टेम्परेचर, दिस इज x by m, here again x by m, here it is temperature। so this is isobars। ठीक है, फॉर फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। रीजंस क्या है, ये दो डिफरेंट ग्राफ्स के दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप you like today's content, it would be more clear to you। if you like the content, do like, share and subscribe the channel। thank you।